आप सभी साथियों का और विद्यार्थियों का टीचर्स क्लासवे के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। आज मैं आप लोगों के बीच बहुत ही महत्वपूर्ण जो कि टीजीटी आर्ट और पीजीटी आर्ट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक सिद्ध होगी। आज उस टॉपिक के हम 200 प्रश्नों का महाश्रृंखला लेकर आप लोगों के बीच उपस्थित हो रहा हूँ। चूँकि अभी हमारे पास टाइम बहुत है, इसलिए मैं स्टेप बाय स्टेप टीजीटी और पीजीटी आर्ट को पूरी तरह से कंप्लीट करूंगा। बस आप लोग इस चैनल पर बने रहिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो पहला प्रश्न है कि वीनस ऑफ बिलेंडॉर्फ जो प्रागैतिहासिक काल की सबसे प्रसिद्ध मूर्ति है, किस सामग्री से बनी है? तो इसका उत्तर होगा लाइमस्टोन अर्थात चूना पत्थर से। चूना पत्थर से वीनस ऑफ बिलेंडॉर्फ की जो मूर्ति है वह बनी है और यह मूर्ति लगभग 25 से 30 हजार साल पुरानी है। यह भी ध्यान रखिएगा। अगर यह पूछेगा कि यह प्रागैतिहासिक काल के किस टाइम पीरियड के दौरान आता है, तो इसका उत्तर होगा पेलियोलिथिक, मतलब पूरा पाषाण काल के दौरान यह जो है यह मूर्ति की रचना हुई थी, पेलियोलिथिक एज। ठीक है। और यह मूर्ति कहाँ पर पाई गई है? तो यह मूर्ति ऑस्ट्रिया में पाई गई है। इसको भी मतलब कि नोट कर लीजिएगा कि यह मूर्ति ऑस्ट्रिया में पाई गई है। और इस मूर्ति की ऊंचाई कितनी है? तो इस मूर्ति की ऊंचाई 4.4 इंच है। 4.4 इंच है। इसे लाल रंग से बनाया गया है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट। अल्टामीरा की गुफाएं जो प्रागैतिहासिक चित्रों के लिए प्रसिद्ध है, कहाँ स्थित है? तो अल्टामीरा की गुफाएं यह कहाँ पर स्थित है? तो यह स्पेन में स्थित है। और इसकी खोज किसने किया था? तो 1879 में मारिया सातुओला ने किया था, जो कि 8 वर्षीय बालक था। ठीक है। अल्टामीरा से जंगली सांड के जो चित्र हैं वह अल्टामीरा के बहुत ही प्रसिद्ध हैं। और अल्टामीरा को प्रागैतिहासिक कला का सिस्टीन चैपल, मतलब कि प्रागैतिहासिक कला का सिस्टीन चैपल कहा जाता है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट। प्राचीन मिस्र की कला में नेफरतीति की अर्ध प्रतिमा किस काल या वंश से संबंधित है? तो प्राचीन मिस्र की कला में नेफरतीति की अर्ध प्रतिमा, बस्ट ऑफ नेफरतीति, किस काल या वंश से संबंधित है? तो इसका उत्तर होगा अरमना काल। इसका उत्तर होगा अरमना काल। ठीक है। चलिए नेक्स्ट। अगला प्रश्न है यूनानी ग्रीक वास्तुकला में यूनानी ग्रीक वास्तुकला में पार्थेनन मंदिर का निर्माण किस शैली में हुआ है? तो पार्थेनन मंदिर का जो निर्माण है यह एथेना देवी का मंदिर है। एथेना देवी का मंदिर है। इसको भी ध्यान में रखिएगा कि यह एथेना देवी का मंदिर है। पार्थेनन मंदिर जो है वह एथेना देवी का मंदिर है। और इसे डोरिक शैली में इस मंदिर का निर्माण किया गया है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट। डिस्कोबोलस चक्का फेंकने वाला नामक प्रसिद्ध यूनानी मूर्ति का मूर्तिकार कौन था? तो डिस्कोबोलस, यह तो बहुत आसान सा प्रश्न है, इसका उत्तर सभी को पता होगा। तो इसका उत्तर होगा माइरान। माइरान जो थे इन्होंने डिस्कोबोलस चक्का फेंकने वाला नामक प्रसिद्ध मूर्ति बनाई थी। ठीक है। चलिए नेक्स्ट।
बाईजान बाईजान्टाई आर्ट या बाईजान्टाई कला की मुख्य विशेषता क्या है जो चर्चों की दीवारों पर देखी जा सकती है? तो बाईजान्टाइन कला की मुख्य विशेषता क्या है जो चर्चों की दीवारों पर देखी जा सकती है? तो बाईजेंटाइन कला का जो मुख्य विशेषता है वह मोज़ेक मोज़ेक है। ठीक है? बाईजेंटाइन कला में रंगीन कांच या पत्थर के छोटे टुकड़ों को जोड़कर चित्र बनाए जाते थे। इसको ध्यान में रखिएगा क्योंकि बाईजेंटाइन और गोथिक इन दोनों को लेकर अक्सर परीक्षार्थी जो हैं वह कंफ्यूज हो जाते हैं। तो बाईजेंटाइन कला में रंगीन कांच या पत्थर के छोटे टुकड़ों को जोड़कर चित्र बनाए गए हैं और इन्हीं को हम मोज़ेक कहते हैं। इन्हीं को हम मोज़ेक कहते हैं। और जबकि गोथिक शैली में क्या है, स्टेन्ड ग्लास अर्थात रंगीन खिड़कियों का प्रयोग किया गया है। ध्यान रखिएगा दोनों में अंतर है कि बाईजेंटाइन कला में क्या है कि रंगीन कांच और पत्थर के छोटे टुकड़ों को जोड़कर चित्र बनाए गए हैं, जबकि गोथिक कला में स्टेन्ड ग्लास अर्थात रंगीन खिड़कियों का प्रयोग किया गया है। ठीक है, चलिए चलिए अगला प्रश्न है, गोथिक वास्तुकला की मुख्य पहचान क्या है जिसने मध्यकालीन यूरोप के चर्चों को बहुत ऊंचा बनाया? तो इसका उत्तर जो होगा वह होगा नुकीले मेहराब, पॉइंटेड आर्च। तो नुकीले मेहराब जो है यह गोथिक वास्तुकला की मुख्य पहचान है। गोथिक वास्तुकला में रंगीन खिड़कियों का अत्यधिक प्रयोग किया गया है। इसको याद कर लीजिएगा या फिर इसको नोट कर लीजिएगा, ये भी प्रश्न कई बार पूछा गया है। ठीक है, अगला पुनर्जागरण कला का जन्म किस शहर में हुआ था? तो पुनर्जागरण कला का जन्म किस शहर में हुआ था या किस शहर में हुआ माना जाता है? तो इसका उत्तर होगा फ्लोरेंस। फ्लोरेंस में पुनर्जागरण कला का जन्म हुआ था और 14वीं से 15वीं शताब्दी में अगर देखा जाए तो फ्लोरेंस जो था वह कला का केंद्र था। और फ्लोरेंस के कला को किसने संरक्षण प्रदान किया था? तो इसका उत्तर, चूंकि यह प्रश्न पूछा नहीं जाएगा लेकिन ध्यान में रखिएगा कि मेदिची परिवार ने फ्लोरेंस आर्ट को संरक्षण प्रदान किया था। और जियोत्तो को पुनर्जागरण कला का जन्मदाता माना जाता है। इन्हें पुनर्जागरण कला का पितामह भी कहा जाता है। इसको भी याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, द लास्ट सपर भित्त चित्र लियोनार्डो दा विंची ने कहाँ बनाया है? तो द लास्ट सपर जिसको अंतिम भोज कहते हैं, तो यह भित्त चित्र लियोनार्डो दा विंची ने कहाँ पर बनाया है? तो इसका उत्तर होगा सांता मारिया डेले ग्राजी, मिलान में। सांता मारिया डेले ग्राजी, मिलान में यह लियोनार्डो दा विंची ने बनाया था। 1495 से 1498 के बीच इन्होंने यह चित्र बनाया था। ठीक है, चलिए अगर इसमें एक चीज़ और पूछ सकता है, क्योंकि अब आयोग का जो प्रश्न का लेवल है वह बहुत डीप में जाकर पूछ रहा है, तो आयोग इस प्रश्न को इस तरह से भी पूछ सकता है कि ईसा मसीह को अपने शिष्यों के साथ अंतिम भोजन करते हुए किस चित्र में दिखाया गया है? तो उसका उत्तर होगा द लास्ट सपर। ठीक है, तो इन पॉइंट्स को भी नोट करते हुए आप लोग आगे बढ़िए। चलिए नेक्स्ट, सिस्टीन चैपल की छत पर द क्रिएशन ऑफ एडम नामक विश्व प्रसिद्ध चित्र किसने बनाया है? तो सिस्टीन चैपल की छत पर द क्रिएशन ऑफ
एडम नामक विश्व प्रसिद्ध चित्र किसने बनाया है? तो सिस्टीन चैपल से संबंधित कोई भी प्रश्न आए तो उसका उत्तर माइकल एंजेलो ही होंगे। तो माइकल एंजेलो ने 1508 से लेकर 12 के बीच 1508 से लेकर 1512 के बीच वेटिकन में इस चित्र को चित्रित किया था। इसमें ओल्ड टेस्टामेंट की 9 कहानियां भी हैं। ठीक है, चलिए, तो माइकल एंजेलो चित्रकार के साथ साथ मूर्तिकार भी थे। ये भी चीजें याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट, द स्कूल ऑफ एथेंस चित्र का रचयिता कौन है जिसमें प्लेटो और अरस्तु को दिखाया गया है? तो द स्कूल ऑफ एथेंस चित्र का रचयिता जो है यह राफेल है। कौन है? राफेल है। राफेल ने इस चित्र में प्लेटो और अरस्तु को भी चित्रित किया है और एक कोने में खुद को भी चित्रित इसमें किया है और हाई रेनेसां के यह प्रमुख चित्रकार के रूप में राफेल को जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट, स्फुमातो तकनीक जिसमें रंगों के बीच की सीमा को धुंधला कर दिया जाता है, किसके द्वारा विकसित की गई है? तो स्फुमातो की तकनीक किसके द्वारा इसको मतलब कि विकसित की गई है? तो एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि लियोनार्डो दा विंची ने जो मोनालिसा का चित्र बनाया था उसमें इन्होंने स्फुमातो तकनीक का इस्तेमाल किया था। तो इसका उत्तर होगा लियोनार्डो दा विंची। ठीक है, लियोनार्डो दा विंची। स्फुमातो का अर्थ होता है धुएं का गुब्बार या धुएं की तरह दिखना। ठीक है, इसमें अगर पूछे कि मोनालिसा के किन भाग को बनाने में इस स्फुमातो तकनीक का प्रयोग लियोनार्डो दा विंची ने किया था, तो मोनालिसा की मुस्कान और आँखों के कोनों को कोमल बनाने के लिए इसका प्रयोग किया था। चलिए नेक्स्ट, बर्थ ऑफ वीनस चित्र जिसमें एक देवी को सीप से निकलते दिखाया गया है, यह किसका है? तो बर्थ ऑफ वेनिस का जो चित्र है इसको किसने बनाया है? तो इसका उत्तर होगा सैंड्रो बोटिसेल्ली ने। सैंड्रो बोटिसेल्ली ने बर्थ ऑफ वीनस का चित्र बनाया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, बरोक शैली का वह चित्रकार कौन है जो चियारस्क्यूरो प्रकाश और छाया का तीव्र विरोध के अत्यधिक प्रयोग के लिए जाना जाता है? तो इसका उत्तर होगा कैरावेजियो। इसको कारावागियो या कैरावेजियो भी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, डच चित्रकार रेम्ब्रांड अपनी किस विशाल पेंटिंग के लिए सबसे अधिक प्रसिद्ध है? तो रेम्ब्रांड या इसको रेम्ब्रांट भी कहते हैं, यह अपने किस पेंटिंग के लिए बहुत प्रसिद्ध है? तो इसका उत्तर होगा द नाइट वॉच। द नाइट वॉच चित्र यह रेम्ब्रांट का प्रसिद्ध चित्र है और इस चित्र को इन्होंने 1642 में बनाया था। ठीक है, चलिए, और रेम्ब्रांट के बारे में एक प्रश्न और बनकर पूछा जाता है कि आत्मचित्रों के शौकीन कौन थे? तो आत्मचित्र सबसे अधिक रेम्ब्रांट ने ही बनाए हैं संभवतः। इन्होंने 80 आत्मचित्र जिसको सेल्फ पोर्ट्रेट कहते हैं, इन्होंने 80 सेल्फ पोर्ट्रेट का चित्र बनाया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, द एक्सटेसी ऑफ सेंट टेरेसा
नामक बारोक मूर्तिकला का निर्माण किसने किया था? तो इसका उत्तर होगा बर्निनी। बर्निनी ने इस मूर्ति कला का निर्माण किया था। नेक्स्ट, रोकोको शैली का जन्म 18वीं शताब्दी में किस देश में हुआ था? तो रोकोको शैली का जन्म 18वीं शताब्दी में किस देश में हुआ था? तो इसका उत्तर होगा फ्रांस। फ्रांस में रोकोको शैली का जन्म हुआ था। रोकोको शैली बारोक के बाद आई थी। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा, यहाँ से भी प्रश्न कई बार पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। होरेसिया या होरीथा की शपथ किस कला आंदोलन का घोषणा पत्र मानी जाती है? तो इसका उत्तर होगा नवशास्त्रीवाद का। नवशास्त्रीवाद का यह घोषणा पत्र मानी जाती है। और जैक लुइस डेविड इसके मतलब कि नवशास्त्रीयतावाद के प्रवर्तक थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। लिबर्टी लीडिंग द पीपल नामक प्रसिद्ध पेंटिंग के रचनाकार कौन है? तो लिबर्टी लीडिंग द पीपल नामक प्रसिद्ध पेंटिंग के रचनाकार कौन है? तो यूजीन डेलाक्रोआ। यूजीन डेलाक्रोआ लिबर्टी लीडिंग द पीपल नामक प्रसिद्ध पेंटिंग के रचनाकार हैं। ठीक है, नेक्स्ट। लॉ मेकिंग और तीसरी श्रेणी का डिब्बा जैसे सामाजिक यथार्थवादी चित्रों के लिए कौन प्रसिद्ध है? तो लॉ मेकिंग और तीसरी श्रेणी का डिब्बा जैसे सामाजिक यथार्थवादी चित्रों के लिए कौन प्रसिद्ध है? तो इसका उत्तर होगा ओनोर दोमिए। ओनोर दोमिए। दाउमिए इसमें है, लेकिन इनका जो प्रश्न आता है ओनोर दोमिए लिखा रहता है। ठीक है, तो ओनोर दाउमिए और दोमी में कंफ्यूज मत होइएगा, दोनों एक ही चीज़ है। ठीक है, नेक्स्ट। द स्टोन ब्रेकर्स नामक पेंटिंग द स्टोन ब्रेकर्स नामक पेंटिंग किस कला आंदोलन की शुरुआत मानी जाती है? तो द स्टोन ब्रेकर्स नामक पेंटिंग जो है वह यथार्थवाद की शुरुआत मानी जाती है। यथार्थवाद की शुरुआत मानी जाती है। और गुस्ताव कुर्बे यथार्थवाद के जनक थे। कौन थे इसके जनक? गुस्ताव कुर्बे। गुस्ताव कोर्बे। गुस्ताव कोर्बे जो थे वह यथार्थवाद के जनक थे। और गुस्ताव कोर्बे ने ही कहा था कि मुझे देवता दिखाओ, मैं उनका चित्र बनाऊंगा। यह कथन भी कई बार पूछा गया है, तो इसको भी आप लोग नोट कर लीजिएगा कि गुस्ताव कुर्बे जो कि यथार्थवाद के जनक थे, इन्होंने ही कहा था कि मुझे देवता दिखाओ, मैं उनका चित्र बनाऊंगा। चलिए नेक्स्ट। एडवर्ड माने कि वह कौन सी पेंटिंग थी जिस पर 1863 में पेरिस में बहुत विवाद हुआ था? एडवर्ड माने कि वह कौन सी पेंटिंग थी जिस पर 1863 में पेरिस में बहुत विवाद हुआ था? तो यह चित्र था घास पर भोजन। घास पर भोजन। इस चित्र में इन्होंने क्या किया था कि इस चित्र में इन्होंने एक नग्न स्त्री को आधुनिक पुरुषों के साथ पिकनिक मनाते हुए दिखाया था। हाँ, और माने को, जो कि एडवर्ड माने को ही प्रभाववाद का जनक माना जाता है, इसको भी ध्यान रखिएगा कि प्रभाववाद के यह जनक थे। एडवर्ड माने प्रभाववाद के जनक थे।
और इनके घास पर भोजन चित्र पर काफ़ी विवाद हुआ था। ठीक है, कई लोग मतलब कि नीलामी छोड़कर चले गए थे। इस चित्र पर बहुत विवाद हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। प्रभाववाद शब्द का जन्म किस चित्र के शीर्षक से हुआ था? तो प्रभाववाद शब्द का जन्म किस चित्र के शीर्षक से हुआ था? तो इसका उत्तर होगा सनराइज। इम्प्रेशंस या सनराइज शब्द से प्रभाववाद का जन्म हुआ था और यह चित्र क्लॉड मोने ने बनाया था। क्लॉड मोने जो कि प्रभाववाद के ही चित्रकार थे। क्लॉड मोने ने इम्प्रेशंस या सनराइज सूर्योदय का प्रभाववाद का इसी चित्र से जन्म हुआ था। ठीक है, इसको सूर्योदय का प्रभाव भी सनफ्लावर भी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट। किस प्रभाववादी चित्रकार को नर्तकियों के चित्रण के लिए जाना जाता है? तो नर्तकियों का चित्रण सर्वाधिक किसने किया था? तो इसका उत्तर होगा एडगर देगास। एडगर देगास ने नर्तकियों का चित्रण बहुत किया था और एडगर देगास को ही नर्तकियों के चित्रण के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट। संडे आफ्टरनून ऑन द आइलैंड ऑफ ला ग्रांडे चट्टे किस तकनीक में बनी है? तो संडे आफ्टरनून ऑन द आइलैंड ऑफ ला ग्रांडे जट्टे यह बिंदुवाद तकनीक में बनी है। किस तकनीक में बनी है? बिंदुवाद तकनीक में बनी है। जॉर्ज सूरा ने इस तकनीक का आविष्कार किया था। कहीं सेराट भी लिखा रहता है, ठीक है, कहीं सेरा भी लिखा रहता है, तो सब नाम एक ही है। चलिए नेक्स्ट। ये तो सबको पता है, आधुनिक कला का पिता किसे कहा जाता है? तो इसका उत्तर होगा पाल सेजान। पाल सेजान को आधुनिक कला का पिता कहा जाता है। नेक्स्ट। विसेंट वैन गॉग किस देश के कलाकार थे? तो विसेंट वैन गॉग किस देश के कलाकार थे? तो इसका उत्तर होगा नीदरलैंड। हॉलैंड के विसेंट वैन गॉग कलाकार थे। ठीक है, इनका जो प्रसिद्ध चित्र है द स्टारी नाइट और सनफ्लावर, इनकी प्रसिद्ध मतलब की कृतियां हैं और यह उत्तर प्रभाववादी कलाकार थे। ठीक है, नेक्स्ट। ताहिती के द्वीपों पर जाकर आदिम जीवन को किसने चित्रित किया था? तो ताहितिनियस से संबंधित अगर ताहिती शब्द ही कहीं आ जाए तो उसका उत्तर होगा पॉल गॉगिन। पॉल गॉगिन ने ताहिती के द्वीपों पर जाकर आदिम जीवन को चित्रित किया था। नेक्स्ट। पॉल गॉगिन जो थे वह फॉरिज्म अर्थात जंगलवाद के चित्रकार थे। इसको भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट। चीख नामक विश्व प्रसिद्ध पेंटिंग किस कलाकार की है? तो चीख नामक विश्व प्रसिद्ध पेंटिंग जो है यह एडवर्ड मुंक की है। किसकी है? एडवर्ड मुंच या मुंक की है और यह अभिव्यंजनावाद के अग्रदूत थे या अभिव्यंजनावाद के प्रवर्तक थे, एडवर्ड मुंक या मुंच। ठीक है, और इन्होंने ही चीख नामक पेंटिंग को चित्रित किया था। चलिए नेक्स्ट। जंगली जानवर किस कला आंदोलन के कलाकारों को कहा गया है? तो जंगली जानवर जो है वह फाओविज्म या जंगलवाद या फाओवाद के कलाकारों को जंगली जानवर कहा गया है।
ठीक है। नेक्स्ट, घनवाद के दो मुख्य संस्थापक कौन थे? तो घनवाद के दो मुख्य संस्थापक पिकासो और जॉर्ज ब्राक थे। कौन थे? पिकासो और जॉर्ज ब्राक यह घनवाद के दो मुख्य संस्थापक थे। घनवाद का जन्म 1907 में हुआ था, इसको भी याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट, पवित्र कला या दादावाद का वह कलाकार कौन है जिसने यूरिनल को फाउंटेन नाम से प्रदर्शित किया? पवित्र कला या दादावाद का वह कलाकार कौन है जिसने यूरिनल को फाउंटेन नाम से प्रदर्शित किया? तो इसका उत्तर होगा मार्शल ड्यूचैम्प। मार्शल ड्यूचैम्प ही थे जिन्होंने फाउंटेन नाम से इसको प्रदर्शित किया था। नेक्स्ट, दादावाद के एक चित्रकार और थे जो कि आयोग की पिछली परीक्षा में पूछा गया था, त्रिष्टा जारा। वह दादावाद के प्रसिद्ध चित्रकार भी थे और उनसे संबंधित यह प्रश्न पूछा भी गया था। चलिए नेक्स्ट, अति यथार्थवाद का मैनिफेस्टो 1924 में किसने लिखा था? तो अति यथार्थवाद का मैनिफेस्टो जो है वह किसने लिखा था? तो इसका उत्तर होगा आंद्रे ब्रेटन। आंद्रे ब्रेटन ने अति यथार्थवाद का मैनिफेस्टो लिखा था। नेक्स्ट, भविष्यवाद किस देश में शुरू हुआ जो गति और मशीनों का पक्षधर था? तो भविष्यवाद जो है यह इटली में शुरू हुआ था। भविष्यवाद इटली में शुरू हुआ था और एफ.टी. मारिनेटी ने इसका घोषणा पत्र तैयार किया था। इसको लिख लीजिएगा कि एफ.टी. मारिनेटी ने इसका घोषणा पत्र तैयार किया था। ठीक है। नेक्स्ट, अमूर्त कला का जनक किसे माना जाता है जिन्होंने कंपोजिशन 7 बनाए थे? तो अमूर्त कला का जनक किसे कहा जाता है? तो इसका उत्तर होगा वेस्ली कैंडिस्की। वेस्ली कैंडिस्की को अमूर्त कला का जनक माना जाता है। नेक्स्ट, सुप्रीमेटिज्म आंदोलन जिसमें केवल वर्ग और वृत्त जैसे आकारों का प्रयोग हुआ है, किसने शुरू किया था? तो सुप्रीमेटिज्म आंदोलन का प्रयोग किसने शुरू किया था? तो इसका उत्तर होगा काज़िमिर मालेविच ने। काज़िमिर मालेविच जो कि रूसी कलाकार थे और इन्होंने ही मतलब कि सुप्रीमेटिज्म आंदोलन का शुरुआत किया था। ठीक है। ब्लैक स्क्वायर इनका एक प्रसिद्ध चित्र है जो काफ़ी प्रसिद्ध है। नेक्स्ट, डी स्टीजल आंदोलन के किस कलाकार ने केवल प्राथमिक रंगों लाल, नीला, पीला और काली रेखाओं का प्रयोग किया है? तो डी स्टीजल आंदोलन के किस कलाकार ने केवल प्राथमिक रंगों लाल, नीला, पीला और काली रेखाओं का प्रयोग किया है? तो इसका उत्तर होगा पीट मोंड्रियन। पीट मोंड्रियन ने नियोप्लास्टिसिज्म से मतलब कि डी स्टीजल आंदोलन के प्राथमिक रंगों में इन्होंने किया था और जिसे हम नियोप्लास्टिसिज्म शैली भी कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, बाहुस स्कूल की स्थापना 1919 में जर्मनी में किसने किया था? तो बाहुस या बाउहास
स्कूल की स्थापना 1919 में जर्मनी में किसने किया था? तो इसका उत्तर होगा वाल्टर ग्रोपियस। वाल्टर ग्रोपियस ने बाउहॉस या बाहोस स्कूल की स्थापना किया था। नेक्स्ट, एक्शन पेंटिंग और ड्रिप तकनीक के लिए कौन सा अमेरिकी कलाकार विख्यात है? तो यह तो सभी जानते हैं कि इसका उत्तर होगा जैक्सन पोलक। नेक्स्ट, कलर फील्ड पेंटिंग के लिए किसे जाना जाता है? जिनके चित्रों में रंगों के बड़े आयताकार ब्लॉक होते हैं। तो कलर फील्ड पेंटिंग के लिए किसे जाना जाता है? तो कलर फील्ड पेंटिंग के लिए मार्क रोथको को जाना जाता है। नेक्स्ट, गुएर्निका पेंटिंग पिकासो ने किस ऐतिहासिक घटना के विरोध में बनाई थी? गुएर्निका पेंटिंग जिसे पिकासो ने बनाया था, पिकासो जो कि घनवाद के प्रवर्तक थे, इन्होंने किस ऐतिहासिक घटना के विरोध में इस पेंटिंग का निर्माण किया था? तो इसका उत्तर होगा स्पेनिश गृह युद्ध, स्पेन के शहर पर बमबारी। ठीक है। नेक्स्ट, द गेट्स ऑफ हेल नामक विशाल मूर्ति समूह किस मूर्तिकार का है? तो द गेट्स ऑफ हेल नामक विशाल मूर्ति समूह जो है यह किसका है? तो यह अगस्त रोडिन का है। अगस्त रोडिन का यह विशाल मूर्ति समूह है। ठीक है। नेक्स्ट, गोटेस्क और डरावने राक्षसों के चित्रों के लिए प्रसिद्ध मध्यकालीन चित्रकार कौन है? गोटेस्क और डरावने राक्षसों के चित्रों के लिए प्रसिद्ध मध्यकालीन चित्रकार कौन है? तो इसका उत्तर होगा हायरोनीमस बॉस। हायरोनीमस बॉस। हायरोनीमस बॉस जो है यह गोटेस्क और डरावने राक्षसों के चित्रों के लिए प्रसिद्ध मध्यकालीन चित्रकार हैं। नेक्स्ट, प्रिंट मेकिंग और नक्काशी का महान उस्ताद कौन था जिसे जर्मनी का लियोनार्डो कहा जाता है? तो प्रिंट मेकिंग और नक्काशी का महान उस्ताद कौन था जिसे जर्मनी का लियोनार्डो कहा जाता है? तो इसका उत्तर होगा अल्ब्रेक्ट ड्यूरर। अल्ब्रेक्ट ड्यूरर को प्रिंट मेकिंग और नक्काशी का महान उस्ताद कहा जाता है। नेक्स्ट, ऑप्टिकल आर्ट ओपी आर्ट का नेतृत्व किसने किया जिसमें भ्रम पैदा करने वाले ज्यामिति पैटर्न होते हैं? तो ऑप्टिकल आर्ट का मतलब कि नेतृत्व किसने किया था? तो इसका उत्तर होगा विक्टर वासरली। विक्टर वासरली ने ऑप्टिकल आर्ट ओपी आर्ट का नेतृत्व किया था। नेक्स्ट, हैपनिंग्स और परफॉर्मेंस आर्ट की शुरुआत का श्रेय किसे जाता था? हैपनिंग्स और परफॉर्मेंस आर्ट की शुरुआत का श्रेय किसे जाता है? तो इसका उत्तर होगा एलन काप्रो। एलन काप्रो को इसकी शुरुआत का श्रेय जाता है। एलन काप्रो। नेक्स्ट, द स्लीप ऑफ रीजन प्रोड्यूसेस मॉन्स्टर्स नामक नक्काशी किस स्पेनिश कलाकार की है? तो द स्लीप ऑफ रीजन प्रोड्यूसेस मॉन्स्टर्स नामक नक्काशी किस स्पेनिश कलाकार की है? तो इसका उत्तर होगा फ्रांसिस्को गोया।
फ्रांसिस्को गोया ने युद्ध की विभीषिकाओं पर काफ़ी चित्र बनाए हैं। तो द स्लीप ऑफ रीजन प्रोड्यूसेस मोनस्टर नामक नक्काशी जो है यह फ्रांसिस्को गोया की है। चलिए नेक्स्ट। आर्ट नोव्यू शैली की मुख्य विशेषता क्या है? आर्ट नोव्यू शैली की मुख्य विशेषता क्या है? आर्ट नोव्यू शैली की मुख्य विशेषता क्या है? तो इसका उत्तर होगा लहरदार जैविक रेखाएं। क्या होगा? लहरदार जैविक रेखाएं। लहरदार जैविक रेखाएं ये आर्ट नोव्यू शैली की मुख्य विशेषता है। चलिए नेक्स्ट। लौवर संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो लौवर संग्रहालय कहाँ स्थित है? लौवर संग्रहालय जो है वह पेरिस में स्थित है। लौवर संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? तो यह पेरिस में स्थित है। ठीक है नेक्स्ट। द नाइट कैफे किस कलाकार की प्रसिद्ध कृत है? तो द नाइट कैफे यह विसेंट वान गॉग की प्रसिद्ध कृति है। तो आज मैं 50 ही प्रश्नों का श्रृंखला कंप्लीट करता हूं। हालांकि यह 200 प्रश्नों का श्रृंखला है जिसे मैं 4 पार्ट में कंप्लीट करूंगा। अब अगले वीडियो में 51 से लेकर 100 तक रहेंगे, फिर 101 से लेकर 150 तक, फिर 151 से लेकर 200। तो इन 200 प्रश्नों में हम पाश्चात्य कला को अच्छे से कवर करेंगे और निश्चित रूप से अगर इन 200 प्रश्नों को आप अच्छे से तैयार कर लेंगे तो पाश्चात्य कला का कोई भी प्रश्न आपसे छूटेगा नहीं, क्योंकि यह बहुत ही डीपली में जाकर बनाया हुआ नोट्स है। एक प्रकार से यूँ कहें तो यह ब्रह्मांडीय नोट्स है, रामबाण नोट्स है पाश्चात्य कला के लिए। इसलिए आप अपनी तैयारी को जारी रखें और इस चैनल पर बने रहें। तब अब अगले वीडियो में हम मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।